आपने कभी नोटिस किया है कि दो लोग सेम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, दोनों ने सेम कंपनी को एनालाइज किया है, यहां तक कि दोनों ने सेम प्राइस पर स्टॉक को खरीदा है, लेकिन कुछ साल बाद एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो तो मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो चुका होता है, वहीं दूसरा इन्वेस्टर या तो लॉस में होता है या फिर वो मार्केट छोड़ चुका होता है। तो यहां पे दोनों का रिजल्ट अलग क्यों आया, डिफरेंस क्या था? क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या पहले इन्वेस्टर के पास ज्यादा नॉलेज थी, क्या उसके पास कोई सीक्रेट टिप थी, या फिर उसने मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीख लिया था? एक्चुअली में डिफरेंस था यहां पर उसके बिहेवियर का, और इसी कंसेप्ट को मॉर्गन हाउसल ने अपनी फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, डूइंग वेल विद मनी इज नॉट नेसेसरली अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। यानी कि इन्वेस्टमेंट में सक्सेस सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, बिहेवियर का भी गेम है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, जो कि अगर आप जेन्युइनली समझ गए तो स्टॉक्स को देखने का आपका जो पर्सपेक्टिव है वो जेन्युइनली चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की सबसे पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मनी इज मोर अबाउट बिहेवियर देन नॉलेज। स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं है। आपको पता हो सकता है कि कंपनी को एनालाइज कैसे करना है, पी रेशियो क्या होता है, आरओई क्या होता है, डेट क्या होता है, कंपनी की वैल्यूएशन को कैसे चेक करते हैं, ये सब आपको पता हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश के टाइम पे आपका स्टॉक 20-30% गिर जाए और आप पैनिक में आके उस स्टॉक को सेल कर दें, तो आपकी ये सारी नॉलेज यूजलेस हो जाती है। इमेजिन करो कि आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर 1000 रुपए पर खरीदा, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके मार्केट क्रैश के चलते वो स्टॉक 700 रुपए पर आ गया। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन आप इमोशनली अनकंफर्टेबल हो गए और आपने वो स्टॉक 700 रुपए पर सेल कर दिया, और आपके सेल करने के एक साल बाद जाकर वो स्टॉक 1500 रुपए पर चला गया। अब क्या यहां पर प्रॉब्लम एनालिसिस में थी? बिल्कुल नहीं, यहां पर प्रॉब्लम थी बिहेवियर पे। इसलिए इन्वेस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे कितना पता है, इन्वेस्टिंग के अंदर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुझे जो पता है क्या मैं उसके अकॉर्डिंग इमोशनली डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक्ट कर सकता हूं या नहीं। जो दूसरी लर्निंग हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है एवरीवन प्लेज अ डिफरेंट फाइनेंशियल गेम। स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों को एक मिस्टेक अवॉइड करनी है, और वो क्या कि दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करना। मान लो एक इन्वेस्टर है जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी स्टेबल इनकम है और उसके पास एक लॉन्ग टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जिसकी उम्र 55 साल है, उसको 5 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो क्या दोनों इन्वेस्टर्स के लिए सेम पोर्टफोलियो एप्रोप्रिएट रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या होता है, कोई बोल रहा है मैं 30% रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, कोई बोल रहा है मैंने मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ लिया, कोई बोल रहा है मेरा पोर्टफोलियो 5 साल में 5 गुना हो गया, और हम सोचते हैं कि हमें भी सेम रिटर्न चाहिए। और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट गेम द अदर पर्सन इज प्लेइंग। उनकी इनकम डिफरेंट हो सकती है, उनका रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट हो सकता है, उनका टाइम होराइजन डिफरेंट हो सकता है, उनका फाइनेंशियल गोल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप अपना गेम आइडेंटिफाई करो। आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तीसरी लर्निंग जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है कंपाउंडिंग नीड्स टाइम। अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक सुपर पावर है तो वो है कंपाउंडिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में कंपाउंडिंग जो है वो बहुत बोरिंग लगती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% की अराउंड आपको रिटर्न देखने को मिलती है, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 3,10,000 रुपए, 20 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 9,60,000 रुपए, 30 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 30 लाख रुपए, और 40 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 93 लाख रुपए। अगर आप नोटिस करो तो शुरुआत में हमें ग्रोथ स्लो देखने को मिलती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। यही रीजन है कि वेल्थ क्रिएशन में हाउ मच रिटर्न के साथ एक और क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाउ लॉन्ग। अगर आप 20% रिटर्न के पीछे भाग रहे हो लेकिन आप हर 2-3 साल में अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हो, तो कंपाउंडिंग प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। समटाइम्स द बिगेस्ट एडवांटेज यू कैन गिव योर मनी इज सिंपली टाइम। जो चौथी लर्निंग हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी आर डिफरेंट। ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है। गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच सेम चीज नहीं है। वेल्थ बनाने के लिए हमें अग्रेसिव रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन वेल्दी बने रहने के लिए हमें अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करना पड़ता है। सपोज किसी इन्वेस्टर ने अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करके 10 करोड़ रुपए बनाए। अब उसके पास दो ऑप्शन है,
या तो वो और रिस्क लेकर 20 करोड़ रुपए बनाने की कोशिश करे या फिर वो अपनी एग्जिस्टिंग वेल्थ को प्रोटेक्ट करे। अब अगर वो एक्सेसिव लेवरेज लेता है और एक बैड मार्केट क्रैश में वो 60 से 70% वेल्थ लूज कर देता है तो सालों की कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही अंडररेटेड प्रिंसिपल है सर्वाइवल फर्स्ट। इसलिए आपको मार्केट के अंदर इतना सर्वाइव करना है कि कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम कर सके, बिकॉज यू कांट कंपाउंड इफ यू आर वाइप्ड आउट। पांचवी लर्निंग जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है लीव रूम फॉर एरर। मार्केट में कोई भी फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। कंपनी का बिजनेस स्लो हो सकता है, इकोनॉमी चेंज हो सकती है, रेगुलेशंस चेंज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो सकते हैं, ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है। और इसी अनसर्टेनिटी के लिए एक इन्वेस्टर को मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेट करते हो कि किसी कंपनी की फेयर वैल्यू 1000 रुपए है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली 1000 रुपए पर ही बाय करोगे। आप अपनी अजम्पशन में गलत होने की पॉसिबिलिटीज को भी कंसिडर करोगे, क्योंकि ये माइंडसेट आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। इन्वेस्टिंग के अंदर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रेडिक्शन 100% सही होनी चाहिए। एक्चुअली में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। छठी लर्निंग जो आपको इस बुक से सीखने को मिलती है वो है नो व्हेन इनफ इज इनफ। ह्यूमन नेचर क्या है, अगर 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख है तो 5 लाख हो जाए, 5 लाख है तो 10 लाख हो जाए और फिर 10 करोड़ हो जाए, तो भी कंपैरिजन खत्म नहीं होता। प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो नेचुरल फिनिश लाइन। अगर आपको पता ही नहीं है कि इनफ क्या है तो आप कंटिन्यूअसली रिस्क लेते रहोगे और कभी कभी एक एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में आप अपने एग्जिस्टिंग वेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। इसलिए हर एक इन्वेस्टर को अपनी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ इनफ डिफाइन करनी चाहिए। कितना कॉर्पस, कितनी लाइफस्टाइल, कितना रिस्क, कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम। बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हेन इनफ इज इनफ यू मे नेवर फील रिच। सातवीं लर्निंग जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है डोंट लेट ईगो कंट्रोल योर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ही डेंजरस इमोशन है ईगो। सपोज आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए पर खरीदा और वो स्टॉक 500 रुपए से गिरकर 350 रुपए पर आ गया। आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता और आप उस स्टॉक को होल्ड करते हो और स्टॉक 350 से 300 आ जाता है, 300 से 250, 250 से 200 और फाइनली आपको रियलाइज होता है कि कंपनी का थीसिस ही चेंज हो चुका है। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये ईगो को डिफेंड करना है। आपको ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि मैं गलत हो सकता हूं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी गलत होते हैं, बस फर्क यह है कि वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। मार्केट में कभी भी गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कभी गलत ना हूं। गोल एक्चुअली में ये होना चाहिए कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा लॉस मैनेजेबल हो। आठवीं लर्निंग जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है सेव फॉर द अननोन। नॉर्मली हम इन्वेस्टिंग को गोल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, हाउस, कार, रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन। लेकिन लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि जॉब लॉस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड फैमिली एक्सपेंसेस, मार्केट अपॉर्चुनिटी। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सिर्फ प्रिडिक्टेबल गोल्स को लेकर मनी एलोकेट करना इनफ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कुशन होना चाहिए बिकॉज द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। और जब अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेडली आती है तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपको बेटर डिसीजन लेने की फ्रीडम देती है। नौवीं लर्निंग जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये बुक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट है, वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी। सपोज कोई आदमी 50 लाख की लग्जरी कार ड्राइव करता है, आप उसे देखते हो और आपको लगता है वाह वो आदमी कितना रिच है, लेकिन आपको उसका बैंक बैलेंस नहीं पता, आपको उसका डेट नहीं पता, आपको उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं पता, आपको उसकी ईएमआई का बर्डन नहीं पता। सिमिलरली एक इन्वेस्टर जो सिंपल कार ड्राइव करता है, सिंपल लाइफस्टाइल रखता है, लेकिन उसके पास 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है। इसलिए रिच दिखना और वेल्दी होना दोनों अलग चीज है। वेल्थ बेसिकली वो पैसा होता है जिसको हमने स्पेंड नहीं करा, जो फ्यूचर में हमें फ्रीडम देता है। इसलिए इन्वेस्टिंग का पर्पस इंप्रेसिव पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट बनाना नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का पर्पस होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। और जो 10वीं लर्निंग हमें इस बुक से सीखने को मिलती है वो है कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। लास्ट लर्निंग बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्टॉक प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहां तक कि आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट वीक मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगा। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप सेविंग्स कंट्रोल कर सकते हो,
आप एसेट एलोकेशन कंट्रोल कर सकते हो, आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, आप टाइम होराइजन कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप किस चीज में इन्वेस्ट करते हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का फोकस प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रिपरेशन पे होता है। ये सोचने के बजाय कि कल मार्केट क्या करेगा, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कल मार्केट 20% गिर गया तो आपका प्लान क्या होगा। सही मायने में ये एक बेटर क्वेश्चन है। अब अगर मुझे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी बुक को एक सिंगल आइडिया में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा, यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर, यू नीड टू बी द इन्वेस्टर हु कैन स्टे रैशनल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, बुल मार्केट आएगी, बेयर मार्केट आएगी, क्रैश आएगा, रिकवरी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, न्यू स्टॉक्स आएंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करते हो, अपना गेम खेलते हो, कंपाउंडिंग को टाइम देते हो और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हो, तो एक चीज कंटिन्यूसली आपके फेवर में काम करेगी और वो है टाइम। तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो कि मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट के हर एक इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक लेसन याद रखना चाहते हो तो वो ये होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट चैलेंज मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को इन 10 लर्निंग्स में से कौन सी लर्निंग सबसे पावरफुल लगी। और अगर आप बुक्स दैट मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसे वॉरेन बफे ने भी इन्वेस्टिंग की दुनिया की फाउंडेशन बनाने वाली बुक्स में से एक माना है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।